हम लोग कर रहे थे जीओसी, और जीओसी में भी आपको पता है कि हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। क्योंकि जो जीओसी थी वो 4 टाइप्स में हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले कर रहे थे बेसिकली फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देन जो थर्ड वाला था हमारा वो था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास थी कार्बोकैटाइन, हमारे पास थी कार्बेनाइन, तीसरे वाला चल रहा है बेसिकली उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला चल रहा है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। मेरे हिसाब से शायद 15 है ये, डे 15 चल रहा है। तो देखते रहते हैं कितने दिन में ये फिनिश हो रहा है अपना मामला जीओसी का। देखिए डे 15, तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में भी कर रहे थे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटाइन हमारा हो गया है, ध्यान रखना। और थर्ड वाला इंटरमीडिएट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। अब देखो फ्री रेडिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्री रेडिकल्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई दो एटम लिए जिनकी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है और हमने इनको एच न्यू करा दिया। जैसे हमने देख भी रखा था, कहां पे देख रखा था पता है? हमने देख रखा था बेसिकली होमोलिटिक फिजन में। फ्री रेडिकल्स जो बन रहे थे वो होमोलिटिक फिजन में बन रहे थे। तो उसके केस में अगर हम बात करें तो देखिए एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता था। तो इस तरीके की जो फिजन है उसको बोलते थे बेसिकली होमोलिटिक फिजन। तो जो होमोलिटिक फिजन होता था उसके रेस्पेक्ट में फ्री रेडिकल्स वहां पे बनते थे। यानी कि ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो जो क्लीवेज होते हैं वहां पे फ्री रेडिकल होता है, और जहां पे क्लीवेज होते हैं वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ऑड नंबर मतलब जैसे आप देख रहे हो 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कुछ ऐसे किया, इसको जब डिसोसिएट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहां पे जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनी उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स। लाइक दिस, जैसे मान लीजिए हमने क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनाने हैं तो इस तरीके से हमने जो लाइट डाली उसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे, और होमोलिटिक क्लीवेज से जो बनेंगे उनको बोलेंगे फ्री रेडिकल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी में 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, कोशिश करेंगे टाइम से आने की। तो देखो फ्री रेडिकल्स में इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि जो अपने पास फ्री रेडिकल्स हैं उसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो गए। अब ये डिग्री में अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है कि यहां पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, और इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री। 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल, दैट इज द 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कौन बच्चा बताएगा कौन सा वाला, विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल। चलिए स्टेबिलिटी की हम बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन बच्चा बताएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कि फ्री रेडिकल्स में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बताएं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फ्री रेडिकल्स में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हो आप कि यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब जैसे कोई बच्चा कहे सर यहां कैसे चेक करेंगे, देखो यहां ऐसे चेक करते हैं हम लोग
ये हमारे पास 3 मिथाइल है और 3 मिथाइल में एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो टोटल मिला जुला करके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं आपसे, अब जैसे कोई बच्चा कहे सर यहां कैसे चेक करेंगे, यहां भी चेक कर सकते हो, कॉमन है, जनरल है ना। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH है, और यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल है, तो ये 1 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। 1 डिग्री उसको बोलते हैं जिसमें जो फ्री रेडिकल कार्बन पे आया हुआ है वो एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली 1 डिग्री। ठीक है, तो फिर आप फर्दर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो जो फ्री रेडिकल्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 7। मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि जो फ्री रेडिकल्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कौन बच्चा बताएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा फ्री रेडिकल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा फ्री रेडिकल्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? चल रब कॉपी लो, रब कॉपी से थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। सारे बच्चों से कहता हूं मैं जरूर जीओसी की क्लास लिया करो, और जीओसी नहीं, जब जब आपकी क्लास हुआ करें तो सारी क्लास लिया करो, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है टीचर के साथ एक बार और पढ़ा करो, जिससे बार बार प्योरिफिकेशन होगा। हम लोग भी जो होते हैं बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार चीजों को देखते रहते हैं, तब थोड़ा थोड़ा सा नया करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है sp3 नहीं होगा। चल इसमें आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने sp3 लिखा है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो ना आप लोग, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं, 3। अब क्वेश्चन ये है, आपने क्या किया है पता है, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया है। ये जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि जोड़ते तब है जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे हो, या मान लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। यहां तो खुद ही इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है। ये कार्बोकैटाइन की तरह होता है, बट कार्बोकैटाइन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो इसको एज ए डेफिशिएंट मानोगे आप लोग, और ये जो देख रहे हो ना फ्री रेडिकल्स, उसको 1 माइनस करोगे। तो जब 1 माइनस करोगे तो आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है, sp2। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, एक आध बच्चे ने सही आंसर किया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे हो? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अब मैं अगर मान लीजिए आपसे पूछूं कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल, this is the methyl free radical, that is a 1 degree, this is a 2 degree, this is a 3 degree, इस तरीके से। तो बताओ आप लोग जल्दी से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? पता है आपको ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बैलेंस वो है 7। तो यानी कि ये कार्ब एनाइन की तरह काम नहीं करता, ये कार्बोकैटाइन की तरह काम करता है, लेकिन हाँ कार्बोकैटाइन से कम डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है? बिकॉज जो कार्बोकैटाइन है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहां पे होते हैं 7। तो इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, जो स्टेबिलिटी का होने वाला है ऑर्डर 3, ऐसे लिख दूं, चलो दोनों तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से लिख देता हूं, यानी कि 4 3 मान लेते हैं इसको, ये ऐसा। अब वैसा करके लिख देता हूं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल्स।
क्या आप लोग जानते हो कि यहां पे रिएक्शन नहीं चल रही है, यहां पे रिएक्शन नहीं चल रही है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा बताओ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो कौन बच्चा बताएगा इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? बताइए इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनवर्सली हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन की बात नहीं चल रही है। तो जैसा कि आप लोग 11th में पढ़ते थे, टीचर आपको पढ़ाते थे, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्योंकि यहां पर रिएक्शन की बात नहीं चल रही है। In the case of free radicals, reactivity will be मिथाइल फ्री रेडिकल की सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, देन 3 डिग्री की होगी। ये हमारे पास केस है रिएक्टिविटी का, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें यह है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि फ्री रेडिकल नहीं पढ़ते हैं, तो कार्बोकैटाइन उन्होंने किया और मान लेते हैं कि भैया ये कार्बोकैटाइन की तरह इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगने वाला है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इसका और कार्बोकैटाइन का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, मतलब थोड़ा अलग होता है, ध्यान रखना, मतलब सेम नहीं होता है। तो फ्री रेडिकल का ओवरऑल आपको अलग ध्यान रखना है और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ओवरऑल अलग ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसमें होता है अपने पास अब देखिएगा, पहले जरा एक बार ना पीछे से और देखिएगा आप लोग, जहां आपने कार्बोकैटाइन का लिखा है वहां से और इसको चेक करिएगा जरा क्या नया हो रहा है इसमें। बहुत कुछ नया है, ध्यान रखना, ये चीज अलग है, वो चीज अलग थी। ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो ऑर्डर है अगर कार्बोकैटाइन का होता तो पता है ये वाला कहां होता, ये वाला इससे भी पहले होता, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 1 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री है कार्बोकैटाइन में, ये इसके बाद आता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग एक बार नोट करिए, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। फिर चेक करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, करिएगा एक बार। चलें आगे, कर लिया आपने क्वेश्चंस। अब देखो, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले एक दो क्वेश्चन पूछता हूं फिर कुछ नया कराता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा विच वन इज दी मोर स्टेबल, विच वन इज दी मोर स्टेबल, 1 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। कोई बात नहीं, अभी फ्री रेडिकल यूज नहीं कर रहे हैं, जनरल तौर पे चल रहा है। बताइए जरा 1 2 में से विच वन इज द मोर स्टेबल। आपके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में कुछ नए करवाने, उसके लिए आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने तो शेयर कर रखा है, जहां पे आपको लगे आप भी शेयर कर दो अपने हिसाब से। तो
1 इज ग्रेटर देन 2। देखो और बच्चे टाइप करें, और बच्चे टाइप करें, बाकी बच्चे कहाँ हैं, ताकि एक आइडिया तो लगे कौन बच्चा यहाँ पे है, कौन बच्चा थोड़ा रजाई में से अभी जग रहा है। कोई नहीं, जल्दी से जाने वाली है ये सर्दी। अरे वेरी गुड। 1 इज मोर स्टेबल बिकॉज आप लोगों को क्या पता है, हम लोग पूरी जो जीओसी डील करते हैं वो जीओसी डील करते हैं आ रही है, आ रही है। हर किसी को किसी का है इंतजार, बट कह नहीं पाता, वो वाली बात अलग है, लेकिन है, आ रही है। इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक देखना है, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना आप लोग, ये एल्कीन है और यहां पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, एल्कीन से भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, ध्यान रखना। तो 3 अल्फा है और यहां पे जो ओवरऑल है आप देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इस कार्बन पे जो एल्कीन है, इससे बगल वाले पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस पे 0 अल्फा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है पता है, इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और घुमा देता है एग्जामिनर, वो उसको पता है कि बच्चे कहां गलती करने वाले हैं, तो वो इसी क्वेश्चन में दे देता है कि बताइए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होता है। क्योंकि जो बच्चे ने, कुछ बच्चे इसको रट्टा मार देते हैं, इस क्वेश्चन को इसको रट लेते हैं कि भैया ये स्टेबल है, चलो स्टेबल तो मैं लिख देता हूं 1 इज ग्रेटर देन 2, ये तो स्टेबल हो गया। आपको पता है एग्जामिनर कौन है, टीचर। उसको स्टूडेंट का पता रहता है कि कहां स्टूडेंट गलती करने वाला है, ध्यान रखना, और वो वही क्वेश्चन को वहां पे डिजाइन करता है बेसिकली। तो क्योंकि वहां पे देखा यह जा रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, अब इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब चेंज क्या किया कि बताओ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लगने वाला है। अब कुछ बच्चों ने डायरेक्ट लगाने वाले होते हैं, तो अब बताइए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा। अब आप लोग बिल्कुल सही हो, प्लस सेकंड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब सेकंड वाले में होगा। स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा है, क्योंकि आपने इसको जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है वो हाइपर कॉन्जुगेशन को दिया है। बट मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, और आपने गलती से ये लगा दिया, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो बेस है, इसका जो स्टेबिलिटी का बेस है, स्टेबिलिटी का बेस है हाइपर कॉन्जुगेशन, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ध्यान रखना, बिल्कुल आप लोग सारे बच्चे सही हो, सेकंड का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन के। तो मैं आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा था, नया इन द सेंस कि जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन दे दिए, आपको ये सारे क्वेश्चन दे दिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो क्या आपको पता है कि इसकी जो स्टेबिलिटी का बेस है, जैसे आपने अभी बताया कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है, जो इसकी स्टेबिलिटी का बेस है वो क्या है, क्या वो प्लस आई इफेक्ट है या फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। जल्दी से टाइप करें, जल्दी से टाइप करें, इसकी स्टेबिलिटी का बेस क्या है बताएं। मुझे पता है आज आप लोगों की क्लास LM1 वालों की है, अच्छा जल्दी, तो कोई बात नहीं है, करते रहें, क्लास लेते रहें। मेट्रो में आ रहे हैं तो मेट्रो में भी आपके हाथ में केवल फोन पे क्लास ही दिखनी चाहिए, गाना मत सुनना। हाइपर कॉन्जुगेशन। और बच्चे टाइप करें, और बच्चे टाइप करें। देखो मन्नू ने एक नया टाइप कर दिया है, प्लस आई इफेक्ट। और बच्चे टाइप करें जल्दी से, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग समझ पा रहे हो कॉन्सेप्टों को या नहीं समझ पा रहे हो, कहां बच्चा कौन गड़बड़ कर रहा है। जल्दी से टाइप करें। देखो प्रतीक का भी गलत हो चुका है, प्रतीक का भी गलत हो चुका है, मन्नू का भी गलत हो चुका है, बाकी बच्चे अभी टाइप कर नहीं रहे, हो सकता है मेरे पास आ नहीं रहा हो। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, इसका आंसर है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि शायद आप लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर रखा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कुछ बच्चों को। तो ध्यान रखिएगा, सारी क्लास देखनी है आपको, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत है। तो गलत तो होना ही नहीं चाहिए था अब आप लोगों का, क्योंकि क्या आप लोग जानते हो कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है वो 3 में लगता है, ध्यान रखना। एक एल्कीन में लगता है,
एक कार्बोकैटाइन में लगता है और एक लगता है फ्री रेडिकल्स में। तो ध्यान रखना जो इसका आंसर है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ना कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें 9 अल्फा हैं, इसमें 6 अल्फा हैं, इसमें 3 हैं और इसमें कोई भी अल्फा नहीं है। ध्यान रखना अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों दे दे तो आप टिक जो लगा के आने वाले हो वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन दे ही नहीं रखा हो, इन दैट केस यू कैन राइट द टिक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हो ना, ये वाली बात है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस और चेक करते हैं आपको कि आप कितना नया कर सकते हो या कितना नया करने वाले हो। बताइए आप लोग विच वन इज द मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, विच वन इज द मोर स्टेबल। देखते हैं आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, फिर फिजिकल के कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। अभी चेक करते हैं आपके ऑर्गेनिक के बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं या नहीं है। देखो आंसर आने लगा है 4321 3421 और डालें ताकि ऑप्शन मुझे दोबारा से लिखने ना पड़े। कम से कम 4 ऑप्शन तो दिखने चाहिए मुझे यहां पे, ताकि किसी एक को फॉलो कर दूंगा मैं। ठीक है चलिए। अरे वाह क्या बात है, निशेष भी है, आर्यन भी है, वाह वाह वाह, मजे आ गए। आधी सर्दी भाग गई मुझे आप लोगों को देख करके, कम से कम हो तो सही। अब देखो इसमें क्या है, अब देखते हैं किस बच्चे का सही होने वाला है। हर किसी को किसी का है इंतजार, आ रही है आ रही है। अब कोई बच्चा दूसरे मीन्स में बिल्कुल मत ले जाना। मैं कह रहा हूं आप लोगों की एमबीबीएस की सीट आ रही है, मैं कह रहा हूं आप लोगों की आईआईटी की सीट आ रही है, ये नहीं कि आप दूसरे मीन्स में ऐड करते फिर रहे हो। तो देखो मैं नहीं सोच रहा दूसरा मीन्स, मैं तो पहला ही मीन्स सोच रहा हूं। अब इसमें हमें पहले देखना है एरोमेटिक जो कि है नहीं, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, फिर देखना है हमें इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, बेसिकली ये जो फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स रेजोनेंस के कांटेक्ट में आएगा नहीं आएगा? बताओ फ्री रेडिकल्स। अब ये बताओ रेजोनेंस में कौन कौन सा फ्री रेडिकल्स आ रहा है। अच्छा बताओ कौन कौन सा फ्री रेडिकल आ रहा है यहां पे रेजोनेंस में। कोई बच्चा बताएगा कौन कौन सा फ्री रेडिकल आ रहा है? इसमें कौन सा ऐसा फ्री रेडिकल है जो रेजोनेंस में आ रहा है, या केवल हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं हम लोग? ये देखना है आप लोगों को। बताइए क्या फ्री रेडिकल्स रेजोनेंस के कांटेक्ट में आ रहा है? तीसरा वाला तो हाँ, इसीलिए मैंने आपको ये लिखे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑक्सीजन के केस में यहां पे हम लोग रेजोनेंस ले जाएंगे फ्री रेडिकल के साथ या नहीं ले जाएंगे। क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ जब भी रेजोनेंस होगी, ध्यान रखना, वो होगी कार्बोकैटाइन के साथ, तो लोन पेयर के साथ नहीं होगी। तो यहां पे कैसे देखेंगे हम लोग? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे कैसे होगा? हां कैसे? बट फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है
क्या करता है फ्री रेडिकल? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पे नहीं है, ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है, उसकी स्टेबिलिटी में इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं ना। प्रतीक ये कहना चाह रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। तो थोड़ा सा देखो, ऐसे चेक करते हैं, यहां पे फ्री रेडिकल्स है, यहां पे ये लॉन पेयर है, ठीक है, ऐसे चेक करो आप लोग, ऐसे चेक करो, कोई बात नहीं है। अब यहां पे आपको ये देखना है, चलो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो अब सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होने वाली है? अब आप इसमें ये देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा, तो कौन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस में आ रखा है? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस में आ रखा है? हाँ, नहीं नहीं, वही चेक कर रहे हैं एक बार। आप देखो कि ये तो रेजोनेंस में आ नहीं रखा, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये आप देखिए सबसे पहले कि रेजोनेंस में आ कौन सा रहा है बेसिकली। एक तो ये आ रहा है क्योंकि यहां फ्री रेडिकल है, यहां है, तो ये रेजोनेंस में आएगा मान लीजिए। और देखो क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। कैसे है? क्योंकि देखिए यहां पे ये 3 है और ये अल्फा 3 है और यहां पे क्या है 2 है, तो ये टोटल मिलाकर के जो है वो 8 अल्फा है, ध्यान रखना, ठीक है। बट ये वाला रेजोनेंस में नहीं है। फ्री रेडिकल को आप ऐसे ट्रीट करो कि यहां पे एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, स्टेबलाइज करना है, मतलब ऐसे ट्रीट करना है ना। अब देखो फ्री रेडिकल यहां है और ये लॉन पेयर यहां है, तो स्टेबलाइज नहीं करेगा। अब क्या करेगा? इसको भी करेगा, ठीक है। अब यहां पे है क्या? नहीं, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो केवल 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम रेजोनेंस रेजोनेंस लेंगे, तो रेजोनेंस रेजोनेंस के बेसिस पे कौन सा हो गया? हाँ, रेजोनेंस के बेसिस पे देखो। अब रेजोनेंस के बेसिस पे क्या है कि आप लोग देख रहे हो ये फ्री रेडिकल है और यहां पे 3 और 3 अल्फा है, जबकि यहां पे कितने? 3 अल्फा है, तो रेजोनेंस 2 में हो रहा है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि इसमें डेफिशिएंसी आई हुई है, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो जब स्टेबलाइज करेगा तो यहां पे कितने अल्फा है? देखो 6 हैं, और यहां पे कितने अल्फा है? देखो 3 हैं। तो अगर इन दोनों में डिसाइड किया जाए तो पहला कौन सा हो गया? 3, और 3 के बाद कौन सा हो गया? 2, बिल्कुल सही है। और 2 के बाद अगर हमें 4 और 1 देखना हो तो किसको देखेंगे बताओ? हमें 1 और 4 देखना हो, तो देखो इसमें 8 है और इसमें यहां पे कितने? 2 हैं, तो 4 होगा फिर होगा 1। तो अगर हम लोग स्टेबलाइज की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें फ्री रेडिकल्स में, इसमें तो ये वाला ऑर्डर होगा। देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऑर्डर होगा। अब थोड़ा सा चेंज और करता हूं इसी क्वेश्चन में, आप लोग चाहो तो दोबारा नोट कर लेना, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज और करता हूं आपके लिए। चलिए, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। आप फ्री रेडिकल को एज ए डोनेटिंग ग्रुप ट्रीट कर लीजिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना है फ्री रेडिकल को, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वहां पे स्टेबलाइज करेगा। एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट नया कर देते हैं आपके लिए। देखो, मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, आपको ये बताना है। मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो, तब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये ज्यादातर आता है क्वेश्चन, कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में आता है। चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इसका राइट आंसर क्या है।
अरे वाह। बिल्कुल लगभग सही सा है। और टाइप करो, और टाइप से पता लगेगा कौन बच्चा है यहाँ पे। अरे डिलीट मत मार दिया करो, गलत हो जाया करे, टेंशन ना लिया करो। गलत सही चलते रहते हैं, ज्यादा मत इस पंजड़े में पड़ो कौन सा गलत है कौन सा सही है। बस आप ये देखो कि जो आपका गलत हो जा रहा है वो गलत क्यों हुआ, ठीक है। बस बाकी सब चलता रहता है। गलत भी होंगे आपसे, जब गलती करोगे तो बहुत सही कर पाओगे, ध्यान रखना। जितनी गलती करोगे उतना ज्यादा एक क्या बोलते हो उसे, मतलब प्योरिफिकेशन होकर के आएगा। तो चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। बाकी बच्चे टाइप किए हैं, लेकिन टाइप में ज्यादा टाइप नहीं किए हैं। उमा से मान लें इस क्वेश्चन को, यहां से इन लोगों ने टाइप किया है। तो अभी 3 बच्चे टाइप कर पाए, बाकी बच्चों ने नहीं किया है। जल्दी से टाइप करें ताकि एक आइडिया लगे कि आप कितना कर पा रहे हो। नोनी भी है, वाह क्या बात है। अरे वाह, सही है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली कार्बोकैटाइन आ गया। अब कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में, कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में आपको अब ये देखना है यहां पे कि रेजोनेंस लगाना है या फिर फ्री रेडिकल लगाना है। यहां पे रेजोनेंस लगाओगे या फ्री रेडिकल लगाओगे, पहला क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये कार्बोकैटाइन है, पहली बात तो ये रेजोनेंस वगैरह में कुछ है नहीं। और अगर हम लोग इसको बात देखें तो देखो आपने कैसे देखा था, इसको ऐसे देखा था। रेजोनेंस में कैसे होता है जनरली, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड आया हुआ है या कोई डोनेटिंग ग्रुप आया हुआ है और यहां पे आया हुआ है फ्री रेडिकल्स, ध्यान रखना है ना। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया हुआ है या फिर आई हुई है इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन एल्काइन वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली इसको ऐसे ले जाते थे और इसको कुछ ऐसे तोड़ देते थे, ऐसे, समझ रहे हो। तो यहां पे होता क्या था बेसिकली कि देखो यहां पे एक फ्री रेडिकल्स ये था, एक फ्री रेडिकल्स ये था। तो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड बन जाता था और हमारे पास होता था फ्री रेडिकल ऐसा। तो मैं एक चीज और लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना हो, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब चेक करके बताओ कि यहां पे जो कार्बोकैटाइन है इसमें रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं पता है तो ध्यान रखना प्रॉब्लम होगी। अब आप ये बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। इसको इलेक्ट्रॉन रिच न माने, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही माने, उसके हिसाब से अभी भी आपके पास चांस है आंसर करने का, फिर चांस खत्म हो जाएगा। अभी भी चांस है, ये मैंने सारी चीजें आपको लिख दी हैं। अब ध्यान रखना फ्री रेडिकल से जो कार्बोकैटाइन है वो दूर होना बहुत जरूरी है। तो फ्री रेडिकल से जो कार्बोकैटाइन है वो दूर होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग इनको रूल को फॉलो करिए। अब देखिए यहां पे क्या है, बेसिकली ये फ्री रेडिकल है और यहां से भी देखते थे हम अल्फा। तो इसमें टोटल जो है वो 2 और ये 3 है, ध्यान रखना टोटल 5 अल्फा है। अगर हम यहां की बात करें तो ये कार्बोकैटाइन है और ये 2 अल्फा है और ये 3 अल्फा है। तो फिर जो है यहां पे 5 अल्फा है टोटल। अब यहां पे बात करें तो ये 3 और 3 और 2 और ये 2, तो ये अपने पास 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 अल्फाएं, ध्यान रखना। और यहां की अगर हम बात करें तो ये अपने पास 3 और 3 6 और 2 8 अल्फाएं, वो 3 9 अल्फाएं। अब आपको लगेगा कि कोई हो सकता है दोनों इक्वल हों, नहीं, ऐसे भी डिसाइड नहीं करना है आपने कि इक्वल हो। जैसे 9 9 है तो आप कहो नहीं इक्वल हो, आप कहें 5 5 है नहीं इक्वल हो, ऐसा भी नहीं है।
अब आप देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज दूर कहां पे है, क्योंकि अल्फा तो इसके सेम है और अल्फा इसके सेम है। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज दूर कहां पे है, ध्यान रखना, अल्फा ज्यादा हो और पॉजिटिव चार्ज दूर हो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले तो इनमें ही डिसाइड करना है। इन दोनों में अगर डिसाइड करोगे तो देखो ये फ्री रेडिकल यहां पे है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, तो ये डिस्टेबलाइज करेंगे क्योंकि ये भी डेफिशिएंट है ये भी डेफिशिएंट है। तो पहले हो गया अपना 4, 4 के बाद हो गया 3, 3 के बाद इनमें कैसे डिसाइड करें, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो ध्यान रखना ये जो कार्बोकैटायन के बिल्कुल पास है और ये जो कार्बोकैटायन के दूर है, तो होगा अपने पास 2 सॉरी 2 तो बाद में आएगा, 1 आएगा, 1 एंड 2। अब किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे मैसेज करो, फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बहुत अच्छा दे रखा है। एक आध बच्चे को लगा कि यहां पे रेजोनेंस हो जाएगी, जो कि गलत था। यहां पे रेजोनेंस कब होती पता है आप लोगों को, जब यहां 2 बॉन्ड मतलब 2 फ्री रेडिकल का मतलब, फ्री रेडिकल उसको नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे कार्बोनाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए, तो ओवरऑल फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस हो गए। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल का जो कलर होता है ध्यान रखना, येलो होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। एक और चीज कि इसको ये चेन रिएक्शन देता है, जो फ्री रेडिकल है वो चेन रिएक्शन देता है। इसको हम कंट्रोल करते हैं 2 चीजों से, जिसको बोलते हैं एक को ऑक्सीजन क्विंचर और दूसरा होता है टेम्पो। ठीक है, ये ओवरऑल बातें थी फ्री रेडिकल के बारे में। अब कोई बच्चा लास्ट मोमेंट पे सोचता रह गया कि टेम्पो क्या लिख दिया इन्होंने, ये तो बताया नहीं। टेम्पो का मतलब है टेट्रा मिथाइल पिपरिडीन एन ऑक्साइड। दिस इज द टेट्रा मिथाइल पिपरिडीन एन ऑक्साइड। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने मॉडर्न फिजिक्स में देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं सेम कंडीशन फ्री रेडिकल्स की होती है। जैसे मान लो हमारा कोई हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इन दैट केस वहां पे क्या होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल्स की काफी चेन रिएक्शन होती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्पो या फिर ऑक्सीजन रेडिकल यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस यहीं पे खत्म करते हैं और कल करने वाले हैं नई इंटरमीडिएट, यानी कि आपकी कल इंटरमीडिएट फिनिश हो जाएंगी। थोड़ा सा है कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लेंगे क्योंकि वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।